टास्क। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास मार्किंग क्राइटेरिया है टास्क वन के लिए, राइटिंग टास्क वन के लिए, वो आज हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफली। उसके बाद फिर हम जो है ना वो टास्क वन का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टास्क अचीवमेंट। क्या आपको टास्क दिया गया है, क्या आपने उसको अचीव किया है, मतलब जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, क्या आपने उस तरह किया है नहीं किया है। ठीक है। तो ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, इज माई ओवरव्यू क्लियर एंड इफेक्टिव। ठीक है। ये एक चेकलिस्ट है, आपने इसको जरूर माइंड में रखना है कि जो मैंने ओवरव्यू दिया है क्या वो क्लियर है और इफेक्टिव है। कल मैंने इसलिए ये चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि कल भी स्टूडेंट्स तो वो आइडिया नहीं था कि ओवरव्यू हमारे पास क्या होता है राइटिंग टास्क वन के अंदर। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसलिए पहले मैंने आपको कल पैराफ्रेजिंग करके दिखाई थी, जो कि हमने पहले पैराग्राफ के अंदर करनी होती है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने जो है वो ओवरव्यू लिखना होता है जो कि ओवरऑल से स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास थर्ड पैराग्राफ आता है जो कि बॉडी पैराग्राफ वन कहलाता है। फिर हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ आता है जो बॉडी पैराग्राफ टू कहलाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ की बात करें जिसको हम ओवरऑल के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि आपका ओवरव्यू जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। कहते दिस इज द प्रॉब्लम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एकेडमिक टास्क वन रिस्पॉन्ड response because it shows the examiner that you can identify the most important information trends and comparison from the graph or the chart given to you। क्योंकि आपने उसके अंदर जो काम करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क वन में, और वो काम क्या है। ये देखिए कि किसी का माइक ओपन है, इसको जरा क्लोज कीजिएगा। नेहा आपका माइक ओपन था। ओके, हो गया। ठीक। अच्छा, काम आपने क्या करना होता है इसमें, आपने ट्रेंड्स और कंपैरिजन को देखना होता है, चार्ट या ग्राफ जो आपको दिया जाता है उसमें से। ठीक है। ट्रेंड्स को देखना होता है, और फिर उन ट्रेंड्स में से आपने अगर कोई कंपैरिजन बन रहा हो तो उसको कंपैरिजन करना होता है, उसको कंपेयर करना होता है आपने। ठीक है। ये हमने कल चीज़ देखी थी। फिर उसके बाद वो कहता है कि हैव आई ओनली डिस्कस द इंफॉर्मेशन मैंशनड इन द पेपर। क्या मैंने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्कस की है जो पेन पेपर के अंदर मेंशन है। क्योंकि आपने इसके अंदर अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देना था राइटिंग के अंदर, आपने अपना ओपिनियन बल्कि सिर्फ राइटिंग टास्क टू के अंदर जो ओपिनियन ऐसे होता है उसके अंदर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी आइट्स के जो है वो टेस्ट, स्पीकिंग है, लिसनिंग है जी, किसी में भी जो है ना नहीं दे सकते हैं, अनलेस आपसे जो है ना स्पीकिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपने अपना ओपिनियन देना होता है, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब वो ये बता रहा है कि आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपना नॉलेज नहीं झाड़ सकते इसके अंदर। ठीक है। अपना आप जो डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारे पास हो गई। फिर तीसरी चीज आती है कि क्या आपने जो है वो जो की फीचर्स हैं वो उनको आपने कवर किया है नहीं किया, मतलब वो पूरे आपने बताया है नहीं बताया है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि आपने हर ट्रेंड के बारे में बताना है जो आपने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। अब ये चीज आपने जो है वो ओवरव्यू के अंदर बतानी है, लेकिन आपने उसमें कोई डेट मेंशन नहीं करनी कि जो ऐसे हमारे पास ग्राफ पे डेट्स मेंशन होती हैं, हमारे पास मैट्रिसेस दिए होते हैं कि क्राइटेरिया के एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे अलग चीज दी हो अलग, वो उसमें से कोई आपने जो है ना मैट्रिक्स नहीं बताना कि इस टाइम पे या इतनी इतनी क्वालिटी की ये चीज थी, ये चीज नहीं बतानी। सिर्फ आपने ट्रेंड बताना है कि बढ़ रहा है या कम आ रहा है ओवरव्यू में। जबकि बॉडी पैराग्राफ वन और टू में आप उसकी डिटेल पूरी बताएंगे। अच्छा, वो कहते हैं शुड नॉट यू बट यू शुड इंस्टेंट शो द एग्जामिनर डेट यू कैन रिकॉग्नाइज एंड रिले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइडेड टू यू, कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिले कर सकते हैं। अब रिले का यहाँ पे क्या सिनोनिम है, अ पर्सन दैट पासिस समथिंग अलोंग इन अ स्टेज, कि जो चीज़ आपने पढ़ी है फिर आपने उसको जो है वो समझी, आपने उसको राइटिंग में फिर पास ऑन किया है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है कि हैव आई यूज द डाटा एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली, कि डाटा जो मुझे दिया गया है, ये बेसिकली बात हो रही है बॉडी पैराग्राफ टू की, सॉरी थ्री की। बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू की, वैसे वो पैराग्राफ थ्री और फोर बनते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू इंक्लूड इज फैक्चुअली एक्यूरेट, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है वहाँ पे फैक्चुअली एक्यूरेट हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर का इस्तेमाल करना है बॉडी पैराग्राफ वन और टू के अंदर।
अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा इसका मार्किंग जो क्राइटेरिया वो आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। ठीक है। अब ये कोहेरेंस और कोहेजन जो है ये आप इसको समझ लें कि ज़ब्त और रवाबित। ठीक है, कि आपके अल्फाज के दरमियान कोई ताल्लुक बन रहा है और वो आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है। इज माई रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड, क्या मेरी जो रिपोर्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड है और आसानी से पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। फिर वो कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर इसे समझे। आपकी जो है ना रिपोर्ट क्लियरली पैराग्राफ्ट होनी चाहिए। जो बात मैं करता हूँ हमेशा कि आपने 4 पैराग्राफ बनाने हैं। पहला इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। और दूसरा पैराग्राफ हमने बनाना है ओवरव्यू का। थर्ड हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और फोर्थ बॉडी पैराग्राफ 2 बनाना है। अगर आप इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल कर रहे हैं इन योर रिपोर्ट, तो वो कह रहे हैं कि एग्जामिनर भी उसको समझने में स्ट्रगल करेगा। ठीक है। ओके। इज माई रिपोर्ट ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये हो गया। आर माई कोहेसिव डिवाइसेस आर अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट। अब हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? कोहेसिव डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे फिक्रों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, ये नीचे उसने मेंशन किया हुआ है, इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। दिस मीन्स यूजिंग them in an appropriate context and conveying them with accurate spelling, कि आप उन्हें जो है वो सही कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करें जहां पे उनकी जरूरत थी, और उनके आप जो है एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, आप अच्छी ग्रामर के साथ इस्तेमाल करें और सही पंचुएशन इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद है डू आई रेफरेंस इफेक्टिवली थ्रू आउट माई रिपोर्ट, कि आपने जो है कोई भी चीज़, कोई भी आपने फैक्ट एंड फिगर जो कोट किया है, कि आपने वो सही जो है वो उसको इफेक्टिवली रेफरेंस उसका दिया है। ठीक है, कि आपने जो डाटा वहां पे लिखा है आपको उसने, आपने उसको करेक्टली रेफर किया है उस कैटेगरी के साथ जहां से आपने उसको देखा है। इट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट यू आर रेफरिंग टू। राइटर को, चेकर को ये लाजमी समझ आना चाहिए कि आपने जहां पे रेफर किया है ये कहाँ पे रेफर किया है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। अच्छा, थर्ड चीज हमारे पास आती है लेक्सिकल रिसोर्स। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि आपका वोकैब, द रेंज ऑफ वोकैब यू हैव, वोकैब शॉर्ट फॉर्म है वोकैबलरी की, कि आपके पास कितनी रेंज मौजूद है अल्फाज की, आप अल्फाज के साथ कितना अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही चीज जो है वो 5 दफा आपके पास राइटिंग टास्क 1 में आई है, आपने उसको डिफरेंट सिनोनिम्स के साथ लिखा है, सेम वर्ड के साथ नहीं लिखा। जैसे कोई ट्रेंड बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, पहले टाइम आपने लिख दिया इट इंक्रीज। ठीक है, देन आपने ना राइज की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की रोज। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो है ना ट्रेंड अपवर्ड लिख दिया, इमर्ज लिख दिया। ठीक है, इस तरह से जो इंक्रीज के जो मिलते जुलते हैं ना, फिर आपने पीक लिख दिया, पीकिंग लिख दिया। ठीक है, पीकली लिख दिया। ठीक है, आप, अच्छा, एक बात चीज हो रहा है कि आपने राइटिंग में ना एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। अभी हम जब एक टास्क करेंगे राइटिंग टास्क 1 का, तो उसमें मैं आपको ये लाजमी बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और कैसे आपने इस्तेमाल करना है। एक इनकी निशानी ये है कि इनके आगे पे एल वाई आता है। ठीक है, हम आते हैं इज माई रेंज ऑफ वोकेबलरी वाइड इनफ टू कंप्लीट द टास्क, कि वही बात है, क्या मेरे पास इनफ रेंज है वोकेबलरी की कि मैं टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। एग्जामिनर जो है वो आपकी रिपोर्ट की तरफ नहीं देखेगा और आपको जो है ना वो बैंड 9 नहीं देगा जब तक उसके अंदर बैंड 9 की वोकेबलरी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जो आपने जहन में रखनी है। फिर वो कहता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपने जो है वो टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपने जो है ना डाटे को सही तरीके से साफ क्लियर अंदाज में जो है वो रिपोर्ट करना है। और वोकेबलरी एक ऐसा हथियार है हमारे पास, एक ऐसा अलाकार है जिसका इस्तेमाल करते हुए जो हम ये काम कर सकते हैं, डाटे को सही तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या चीज़ है? इज द मीनिंग ऑफ माई वोकेबलरी एक्यूरेट, कि जो वोकेबलरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या उसका मतलब ठीक है। इससे एक चीज़ और ज़रूरी याद आ गई मुझे, कि आपने वो इस्तेमाल करनी है जिस पे आपको श्योरिटी हो कि इसका मतलब आपको पता है या इसका मतलब उससे मैच हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने एक वर्ड की वोकैब यूज़ की लेकिन आप श्योर नहीं है कि इसका मतलब कुछ और बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही बन रहा है, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि कुछ और भी बन सकता है, तो आप काइंडली उसका इस्तेमाल ना करें। अगर वो गलती से भी वोकैबलरी जो है वो गलत हो गई, तो आप पहले जो इस्तेमाल कर रहे थे वो आप सेम वर्ड यूज कर रहे थे, उसमें रिपीटिशन आ जाती थी, कि आप जो है ना इंक्रीज का इंक्रीज ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इंक्रीज की जगह पे आपने डिक्लाइन इस्तेमाल कर दिया, जी बिल्कुल उसका अपोजिट वर्ड है। अब इससे क्या होगा, वो आपकी रिपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन थी उसमें जो है वो चेकर को जो समझ आएगी वो उल्टी समझ आएगी, तो आपके वो मार्क्स रिडक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसे लगेगा आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप जो ग्राफ है उसको समझ सकें।
फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या मेरे स्पेलिंग एक्यूरेट हैं, कि आपने जो वोकैब यूज़ किया आया कि उसके स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से आते हैं कि नहीं आते। फिर आपने देखना है कि आर माई कोलोकेशंस आर एक्यूरेट। अब कोलोकेशंस हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे नेचुरल साउंडिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं वर्ड के, जो कि एक साथ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हम सुबह के सेशन में कर रहे थे, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, ठीक है। तो जहां पे भी उस ऐसे में लिखा हुआ था उसने बार बार यही लिखा हुआ था, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी एक फ्रेज है, वो भी पूरी इकट्ठी आती है, ओवर द पीरियड भी इकट्ठा आता है। ओवर द पीरियड क्या होता है, एक जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है उसमें आपको नहीं पता कि किस टाइम के लिए है, लेकिन जो भी टाइम था उस पूरे टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जैसे ये दिया हुआ है, टेक अ ब्रेक, सेव टाइम, हैवी रेन, ठीक है, हाईली कंट्रोवर्शियल, फुली अवेयर, ज्यादातर इसमें जो है वो आप ये समझ लें कि आपके पास एडजेक्टिव आते हैं साथ, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेट है या नहीं है, आप जो अल्फाज को मिला रहे हैं, अल्फाज का मजमूआ इस्तेमाल करें, आपके पास वो एक्यूरेट है कि नहीं है। फिर ये बताते हैं कि एक्यूरेसी हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप 7+ बैंड लेना चाहते हैं अपने एग्जाम के अंदर। आप वही वोकेबलरी यूज़ करें जिसको आप इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंट हैं, जिस पे आपको डाउट है वो आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फिर वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो स्पेसिफिक वर्ड के इस्तेमाल करते हुए जो आपको जो है ना वो मार्क नहीं किया जाएगा टेस्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, आपको तब मार्क किया जाएगा, आपकी गलती निकाली जाएगी जब आप उसको मिस स्पेल करेंगे, या आपने उसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, आपने उसको सही तरीके से सीखा नहीं है। अब वो वर्ड का कुछ और सिनोनिम बन रहा था, आपने कुछ और लिख दिया। इसलिए वो आप उसी को इस्तेमाल करें जिसको आप कॉन्फिडेंट है यूज करने में। इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है, जो हमारे पास है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ये हमारे पास फोर्थ मार्किंग क्राइटेरिया है। मार्किंग क्राइटेरिया का आपको बता दूं कि हमारे पास फोर्थ मार्किंग क्राइटेरिया है टास्क रिस्पॉन्स, लेक्सिकल रिसोर्स। फिर हमारे पास उसके बाद है कोहेजन एंड कोहेरेंस। और फोर्थ हमारे पास है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। और ये अगर 4 है तो आप ये समझ लें कि 25% जो ईच मार्किंग क्राइटेरिया है उसकी वेटेज है। अगर आपके टोटल बैंड राइटिंग टास्क 1 के हैं तो उसमें से जो है ना 1/4 25% हर एक के पास वेटेज है। अच्छा, इन्होंने ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन मैंने ऊपर बताया है कि हमारे पास है टास्क अचीवमेंट, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग जो है पीछे करके सुन लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग शीट के अंदर ऐड हो जाएगी, क्लास के बाद यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप पीछे करके सुन सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, रेंज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पे हम आते हैं। एक्यूरेसी जो हमारे पास है, द नंबर ऑफ एरर फ्री सेंटेंसेज, कि आपने, अब एक्यूरेसी में आपको मिसाल देता हूँ राइटिंग के अंदर ही, कि अगर आप कभी राइटिंग अपना स्पीड टेस्ट करें राइटिंग का, कि मेरी राइटिंग स्पीड कितनी है, 30 वर्ड्स पर मिनट है, 40 है, 50 है, 100 है, ये आपको कैसे पता लगेगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप टेस्ट करेंगे, अब वो टेस्ट के लास्ट में आपको बताएगा कि आपकी राइटिंग स्पीड इतनी है, लेकिन साथ में आपकी एक्यूरेसी इतनी है, 90% है, 70 है, 50 है। उसका मतलब है कि आपने 30 लफ्ज लिखे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपके 30 में से अगर 50% एक्यूरेसी है तो आपके 15 लफ्ज ठीक है, लेकिन 15 गलत है। तो इसी तरह यहाँ पे वही एक्यूरेसी है कि आपके नंबर ऑफ एरर फ्री सेंटेंसेस, वहां पे वर्ड्स थे, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, कि अगर आपका एक भी वर्ड गलत हो गया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कि आपने अपने सेंटेंसेस, तमाम सेंटेंसेस को एक्यूरेट रखना है, एरर फ्री रखना है, तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी। फिर वही बात है कि मेरी ग्रामर ग्रामर क्या एक्यूरेट है। अब इससे क्या मुराद है कि आपका पास्ट टेंस जो आपने यूज़ किया, जो कि मोस्टली हमारे पास इस्तेमाल होता है, या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वो करेक्टली आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया। फिर पंचुएशन का इस्तेमाल है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये अगर शुमैला, अगर आप ये राइटिंग के लिए पूछ रही हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास जो है वो राइटिंग क्लब के नाम से एक, टाइपिंग क्लब के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकती हैं, वहाँ से आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए है, जो आपको टेक्स्ट वहाँ पे दिया गया होगा।
ये जो एक्यूरेसी है ये आपको इसका राइटिंग टास्क करने से ही पता चलेगी, लेकिन वो रिकमेंडेड है तमाम बच्चों के लिए कि वो आइट्स के साथ उसको मस्ट प्रिपेयर करें, आपको ये हेल्प आउट करेगा राइटिंग, जो टाइपिंग स्पीड है। और पंचुएशन का आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, और लेकिन सही इस्तेमाल करें। अगर आपको पंचुएशन नहीं आती फिर इसको बराए मेहरबानी आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है इसको आप सीखें पंचुएशन को, इसका इस्तेमाल करें आप। फिर हमारे पास रेंज आ जाती है कि आपके पास जो है वो क्या रेंज है। अब इसके अंदर वोकेबलरी की रेंज भी है, लेकिन उसके अलावा सेंटेंसेस हैं कि आप किस तरह से जो है ना वो अटेंशन पे कर सकते हैं टेंसेस को गिवन डाटा के अंदर, कि आपने कैसे जज किया है कि कौन सा टेंस जो है वो हमारे पास पास्ट में है, फिर कौन सा जो प्रेजेंट में है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो मैप में आपके पास पहले पास्ट का दिया हुआ होगा कि पहले मैप इस तरह का था लेकिन बाद में उसे अपडेट किया गया, और अपडेट करने के बाद जो है ना प्रेजेंट में इस तरह है, तो वो जो पास्ट वाला मैप है उसको आप पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारे पास जो प्रेजेंट वाला है उसे आप जो है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो ये रेंज में आ जाएगा आपकी। फिर आप उसके बाद वो कहता है हैव आई यूज्ड अ वाइड इनफ रेंज ऑफ टेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स क्लियरली, क्या मैंने अच्छी तरह पूरी तरह की रेंज इस्तेमाल की है। ठीक है, वाइड रेंज। अब टेंसेस में मुराद है कि वही बात कि आपको पास्ट प्रेजेंट जिस चीज़ की जरूरत है आपने उसका इस्तेमाल करना है, साथ क्या मैंने उसका स्ट्रक्चर सही इस्तेमाल किया नहीं किया। और एक चीज़ इसके अंदर और मैं ऐड कर दूं, क्या आपने टेंसेस की जो टाइप है सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपने सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल यूज नहीं करने। अभी जब हम करेंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ ये चीज़ भी बताऊंगा कि हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कम्प्लेक्स, और फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आज, ये भी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग शीट के ऊपर। ठीक है, तो हम आज के टास्क की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, कल हमने आई गेस प्रोसेस डायग्राम वाला किया था, और इसके अलावा क्या किया था मुझे जरा कोई स्टूडेंट बता सकता है माइक ऑन करके। एक तो हमने ये किया था, इसके अलावा क्या किया था। सर यही किया था, और रिकॉर्डिंग तो मिली नहीं है हमें। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको ना आज के लेक्चर के बाद दोनों की मिल जाएगी। एक्चुअली जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो जिन्होंने की थी, तो लेकिन उनसे जो है वो आई गेस किसी और से जो है ना वो डेल हो गई थी, लेकिन अब उसे हमने रिकवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल आपको मिल जाएगी, बल्कि आज ही मिल जाएगी आपको इस लेक्चर के बाद, शाम तक। रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर करूँगा ठीक है, कर दें आप। चैट। अच्छा, इसके बाद जो है अब हमने जो करना है, अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि कल फर्स्ट डे था और मैंने जो प्रोसेस डायग्राम को उठा लिया था, वो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। आज हमारे पास लास्ट डे है टास्क वन के लिए। मुझे ये बताएं कि अब हम किस क्वेश्चन को करना चाहिए। अब हमारे पास आसान क्वेश्चन है बार का, लाइन चार्ट का। ठीक है, टेबल का भी आसान क्वेश्चन है, वो कर लें, या हम जो है वो मैप वाला क्वेश्चन कर लें, ज़रा मुश्किल है। मैं मैप वाले की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि फिर स्टूडेंट्स ये ना कहें कि सर ये एडवांस कोर्स। सर इजी से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल जो है ना वो कोई भी समझ नहीं, फिर ऐसे मुझे तो नहीं आती, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं पता। कल कल आपको समझ आई थी जो कल प्रोसेस डायग्राम की थी हमने। नो सर, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम की आज का, बल्कि सिलेबस भी मुझे नहीं पता, तो अच्छा मैं ठीक है, कोशिश कर इसका रही हूँ। आप शुमाइला, आप जो यहाँ पे हमारे पास बाकी सेशंस हो रहे हैं आइट्स के, आप उनमें हिस्सा ले रही हैं। नहीं सर, सिर्फ इसी में, क्योंकि मैंने ये लिंक्डइन पे देखी थी पोस्ट, तो इसी में ही ले रही हूँ मैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि इसी के साथ ही हमारा सेशन जो है वो एक स्टार्ट हुआ है, क्या कहते हैं, सॉरी, इससे एक वीक पहले स्टार्ट हुआ है। दो सेशन स्टार्ट हुए हैं, एक 9 PM का स्टार्ट हुआ है और एक हमारे पास स्टार्ट हुआ है 7 AM का। ठीक है, तो उनमें भी लें तो आपको जो चीज़, क्योंकि एक आवर में बहुत मुश्किल होता है ज़्यादा कुछ बताना, और हमारा 5 days अ वीक लेक्चर होता है। ठीक है, उसमें हमने 5 days के अंदर 1 वीक के अंदर एक मॉड्यूल को कवर करना होता है। तो इस वजह से मैं कल ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर आ गया था। मजीद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे पास 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग का है, देन रीडिंग है, राइटिंग है, देन स्पीकिंग है। अभी आप सिर्फ फोकस करें अच्छा, मार्किंग क्राइटेरिया की बात करूं तो ये इन तमाम
चारों मॉड्यूल्स का 25% वेटेज होती है, इक्वल वेटेज होती है। और अभी हमने राइटिंग कर रहे हैं, तो हम राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीक दूसरे मॉड्यूल पे जाएंगे तो देन मैं आपको उसका मार्किंग क्राइटेरिया भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। कुछ टीचर्स करते हैं वो फर्स्ट डे पे सारा एक्सप्लेन कर देते हैं चारों मॉड्यूल्स का, लेकिन जब हम उस मॉड्यूल पे जाते हैं एक वीक बाद, 2 वीक बाद, तो स्टूडेंट्स को भूल चुका होता है। तो वो हमारा टाइम वेस्ट होता है अगर मैं उस तरह करता तो। फिर भी अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कर सकती है इसके बारे में। जी, आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में मुझे बताइएगा, नहीं तो हम आगे चलें। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। बाकी मजीद आप जो है ना कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो आइट्स की यूट्यूब से निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आइट्स एडवांटेज जो है एक बहुत अच्छा चैनल है जहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चले कमिंग टू द टॉपिक, अभी के लिए जो है वो हम ऐसा करते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं। देखता हूँ अगर पाई चार्ट इसमें है तो। ठीक है। लेकिन ये 3 पाई चार्ट दिए हुए हैं। अब हम एक पाई चार्ट से, ये फिर 2 दिए हुए हैं, फिर मैप दिया हुआ है, ये फिर अगेन 2 दिए हुए हैं। ठीक है, हम ये 2 वाला ले लेते हैं। ये 3 पाई चार्ट से तो फिर भी आसान होगा। और इसी को ही करते हैं, इसमें 2 कवर भी हो जाएंगे आपके 2 टाइप्स। और इसमें जो इजीएस्ट वन है वो हम लेते हैं। आई गेस दिस इज द इजीएस्ट वन। और वी शुड हैव नो, नो नो, दैट वाज द इजीएस्ट वन। ठीक है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है द पाई चार्ट बिलो शोज द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। वो कहता है कि जो पाई चार्ट है वो शो कर रहा है दुनिया के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज की। फिर वो बताता है कि जो मैं हमारे पास टेबल चार्ट है वो शो कर रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी की ओनरशिप ऑफ 3 कंट्रीज, के वो 3 कंट्रीज की बता रहा है, जबकि ऊपर वो बता रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड की। ठीक है। अब कोई भी हमारे पास राइटिंग टास्क 1 आ जाए, कोई क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए, पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, आपने स्ट्रक्चर माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसको पैराफ्रेज करना है, और इसको पैराफ्रेज करके आपने पहले पैराग्राफ में लिख देना है, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपने जो है वो कल पैराफ्रेजिंग की हमारे जो है क्लास ली होगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो ले लीजिएगा। मैं मजीद भी थोड़ी सी अभी आपको गाइड कर देता हूँ कि पैराफ्रेजिंग से मुराद ये होता है कि आपने जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है, या आपके पास जो स्ट्रक्चर है, बेशक वो किसी भी फॉर्म में है, आप उसको जो है अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन ना करें, एटलीस्ट अपने वर्डिंग में बयान कर दें, डिस्क्राइब कर दें। यहाँ पे उसने लिखा था पाई चार्ट बिलो शोज द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो आप इसको यूं कर सकते हैं, आप इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए भी पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि बेस्ट पॉलिसी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम का कैसे हमने इस्तेमाल करना है, देखें पाई चार्ट है तो आप इसको पाई ग्राफ कर सकते हैं। शोज की जगह पे आप इलस्ट्रेट का वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपिक्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप डिस्प्ले का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले का वर्ड आप यूज ना कीजिएगा, थोड़ा सा ये कॉमन वर्ड है। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड वाइड की जगह आप अराउंड द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, इन होल्ड वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, खाली वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप यूज कर सकते हैं समथिंग लाइक, यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, पोर्शन ग्लोबली, पोर्शन ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज, मैं यही कहने लगा था कि कैटेगरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम है। अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हमसे हाईलाइट नहीं होगा, हम यहाँ पे इसको खुद लिख दें, डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे कर सकते हैं सर्कुलेशन, डिलीवरी, प्लेसमेंट, ग्रुपिंग। ठीक है, ये ग्रुपिंग वाला हमारा मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा यही मैच कर रहा है। ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, क्लासेस कर सकते हैं आप, जो इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे कैटेगरीज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप प्रोपोर्शन कर सकते हैं,
अमाउंट कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, ठीक है, उससे मिलते जुलते वर्ड जितने भी ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम टेबल पे। फिर टेबल पे वो हमें कहता है द टेबल शोज, वही बात है, शोज की जगह पे आपके पास आ जाएगा इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट। अगर आपने जो ऊपर यूज किया वो उसको यहाँ पे यूज ना करें, अगर ऊपर आपने इलस्ट्रेट यूज किया नीचे डिपिक्ट यूज कर लें। द प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनरशिप ऑफ थ्री कंट्रीज, आप इनको कहते हैं इन थ्री डिफरेंट कंट्रीज, या फिर पॉलिसी ओनरशिप इन। ये बेस्ट तरीका है कि आप उन कंट्रीज के नेम मेंशन कर दें। अगर आप डिफरेंस देखें 7 बैंड का और 8 बैंड का, या 8.5 बैंड का, या 6.5 से 8 का, तो ये डिफरेंस है कि उसने यहाँ पे जो है ना ये इसी को पैराफ्रेज किया होता है, थ्री कंट्रीज को थ्री कंट्रीज ही लिखा होता है, जबकि इसकी जगह पे आप दूसरा यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीका है पैराफ्रेजिंग का, आपको मैं एक सेकंड तरीका बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल सिनोनिम नहीं आते, जो बहुत ही ज्यादा वीक है उनकी इंग्लिश, उनके लिए ये है कि वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। आपने जरूर छोटी क्लासों में ये पढ़ी होगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कैसे यूज कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं, कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट को आप पर्सनल, इसने बिल्कुल ठीक लिखा, पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसीज ग्लोबली आर शोन, आर इलस्ट्रेटेड। अब ये देखें, इसको फिर ना आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे, आर इलस्ट्रेटेड इन द गिवन पाई ग्राफ, या फिर इन द पाई ग्राफ। ये एक तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म मैंने या ये जो सेकंड फॉर्म मैंने क्यों यूज़ किया है, ये इसलिए यूज़ किया है कि एक्टिव वॉइस में जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको पैसिव वॉइस में तो आप यूज़ करते हैं। नीचे वाले का आप यूं कर सकते हैं, द पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी ओनरशिप ऑफ इंडिया, जो भी कंट्रीज दिए हुए हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आर, किधर गया, हाँ, आर इलस्ट्रेटेड और डिपिक्टेड इन द टेबल, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है कि आप, या अगर आप इसको सिनोनिम्स को भी साथ मिला के इसको यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर। लेकिन जिनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आती उनके लिए सिनोनिम सबसे आसान तरीका है। जिनको सिनोनिम नहीं आता, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आती है, वो उस तरह कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं पैराफ्रेजिंग के, मैंने आपको बेसिकली पैराफ्रेजिंग आज दोबारा सिखा दी। दूसरे पैराग्राफ पे आपने आना, दूसरा पैराग्राफ हमारे पास होता है ओवरव्यू का। ओवरव्यू को हमेशा आपने ओवरऑल से स्टार्ट करना है, ओवरऑल के लफ्ज से, ठीक है। अब इसमें आपने क्या बताना है, आपने इसमें मेजर ट्रेंड बताने हैं, आपने मेजर फीचर्स बताने हैं, ठीक है। आपने ये नहीं बताना कि इसकी अमाउंट इतनी है, कोई भी आपने इसमें फैक्ट एंड फिगर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई परसेंटेज नहीं बतानी कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट, नथिंग। आपने ये बताना है उसे कि सबसे मेजर हमारे पास 35% है, सबसे लोएस्ट 6% है। अच्छा, इसमें क्या है जी, आप बता दें ऑटो इज द लार्जेस्ट सेक्टर, द एंड देन कम्स द हेल्थ, एंड देन कम्स द लाइफ, ठीक है। 35 पे ये है, फिर 31 पे आप यहाँ से इसको देख के इसको खुद जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। अब इन्होंने देखते हैं कैसे बताया, ओवरऑल द मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कंपोज्ड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर ऑटो, हेल्थ एंड लाइफ। उसने बता दिया कि ओवरऑल जो सबसे ज्यादा पॉलिसीज कंपोज की जाती हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो ऑटो, हेल्थ और लाइफ के लिए की जाती है। टेबल पे आएंगे तो आप फिर टेबल पे बताएंगे सबसे ज्यादा हमारे पास किसका परसेंटेज है। आप देखें तो इसको ना हम ये देखें, टोटल पॉपुलेशन विद इंश्योरेंसेस। आप ये वाला लास्ट वाला आप देखेंगे, टोटल वाला डब्बा, तो बॉक्स कॉलम, इसके अंदर उसने जो ज्यादा परसेंटेज बताई है वो बताई है इंग्लैंड की। तो आप यूं कर सकते हैं कि आप तीनों को बताना चाहते तो बता सकते हैं, हाईएस्ट इज हैज द इंग्लैंड, देन कम्स द ऑस्ट्रेलिया, एंड द इंडिया कम्स इन द लास्ट। ये बताना चाहिए, इस तरह भी बता सकते हैं आप, इस तरह भी बता सकते हैं कि हाईएस्ट इंग्लैंड हैज द हाईएस्ट एंड इंडिया हैज द लोएस्ट। तो इसमें भी आप शॉर्ट सेंटेंस अपना खत्म कर सकते हैं। अच्छा, जो आज जिनका पहला लेक्चर है या जिन्होंने कल की रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मिस हो गई थी, उनके लिए यह है कि राइटिंग टास्क 1 जो है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होती है। इसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम मिनिमम वर्ड काउंट होता है वो आपने 150 पूरा करना होता है, और मैक्सिमम आप 250 तक जा सकते हैं। और जो अच्छा वर्ड काउंट है वो राउंड अबाउट 180 टू 190 होता है, जो कि मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आपका इतना होना चाहिए एटलीस्ट। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंग्लैंड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, विद इंश्योरेंस अमंग द थ्री कंट्रीज। इसने सिर्फ इंग्लैंड का बताया है, ठीक है। अब ये हमारे पास ओवरव्यू का पैराग्राफ खत्म हो गए हैं। अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 के ऊपर। ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से रिपोर्ट राइटिंग टास्क 1 बता रहा हूँ। हम इसी जो
हमारे पास रिपोर्ट है, इसको हम देखेंगे हायर बैंड के साथ, तो आपको अंदाजा होगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसने मिस की हुई हैं वो आपको वहां पे नजर आएंगी। जी अफजा, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आपने कहा कि जो मिनिमम राउंड अबाउट होना चाहिए वर्ड काउंट का वो 180 टू 190 होना चाहिए, जबकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। मिनिमम वर्ड काउंट 150, अगर आप 150 या देखें 160 भी लिखते अफसा, हैं। आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने बोला है 150 इज द मिनिमम वर्ड काउंट, जबकि मेरे मुताबिक जो अच्छा वर्ड काउंट है वो 180 टू 190 है, ये मैंने बोला है। जी सर, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि 180 या 190 देखें हो। आप मेरी कर आप देखें, आपका जो वर्ड काउंट की रिक्वायरमेंट है वो है 150 की, लेकिन अगर आप 180 लिखेंगे तो 180 में तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी, राइटर को समझ आ जाएंगी। मेरा मकसद बात करने का, या मेरा ये नहीं है कि आपके ऊपर ये कोई ऑब्लिगेटरी है कि आपने जो है वो 180 और 190 ही लिखने हैं। इट शुड बी 150, ठीक है। बट मैंने ये नहीं कहा कि इट मस्ट बी 180, ठीक है। मैंने कहा इट्स बेटर टू हैव 180 और 190, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखाएं, तो वो 300 वर्ड्स भी लिखाते हैं, कुछ 500 भी, और तो है ना वो कहते हैं कि शायद हम ज़्यादा लिखेंगे तो शायद इससे हमारा शो होगा कि हम जो है ना बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, जबकि रॉन्ग है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मिनिमम बताया वो, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने वर्ड काउंट नहीं बताया। तो मैंने मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 180 और 190 बताया है। अब आप मेरी बात समझ गई हैं? जी सर, कंसाइज वे में भी हो सकते हैं ना 150 में, ये कह रही थी मैं। बिल्कुल, आप 100 में भी कर सकती हैं, लेकिन जो मिनिमम आपने करना है वो 150 में करना है, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, सो ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 के ऊपर। जो मैं बात बता रहा था कि अभी ये जो है वो आसान बैंड, मतलब आसान बैंड कह रहा हूँ, आसान तरीके से लिखा हुआ है न्यू कमर्स के लिए। ये इसके बैंड स्कोर ज़रा कम है, इसलिए हम पहले इसको करेंगे, फिर इसी को ही हायर वर्जन वाला हम करेंगे। अच्छा, इसमें वो कहता है आगे, अब हमने बता दिया, ठीक है, ओवरव्यू में बता दिया, ओवरऑल इसका भी ट्रेंड बता दिया कि हाईएस्ट हमारे पास ये है, और इसका फिर उसने बताया कि इसमें हाईएस्ट ये है, ठीक है। जबकि मेरे मुताबिक ये होना चाहिए था कि आप बता देंगे हाईएस्ट हैज दिस एंड लोएस्ट हैज दिस, एटलीस्ट इतना जरूर बताएं। अगर आपने बहुत कम लिखना है ओवरव्यू में तो उसमें भी बता देंगे हाईएस्ट इतना है और लोएस्ट इसका है। अब वो बताएगा ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये देखें, मेरे ख्याल में ये रेपिटेशन आ गई हमारे पास वर्ड्स की। कैसे आई है? अब मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि यही चीज़ इसने यहाँ बता दी थी कि ये जो है वो ऑटो की यहाँ पे जो है ना ये पॉलिसी में आता है, ठीक है। लेकिन उसने स्पेसिफिक नहीं बताया था, ठीक है, हम इसको चला सकते हैं। फिर किसी का क्वेश्चन है कोई? नेम जो सर ने रिकमेंड किया था, यूट्यूब का नाम है आइट्स एडवांटेज। अच्छा, अब फिर उसके बाद आप स्टैट बताएंगे कि विद द 35%, कि जो हमारे पास इंश्योरेंस ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हाईएस्ट है विद द 35%। द सेकंड एंड द थर्ड हाईएस्ट प्रोपोर्शंस आर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर द हेल्थ एंड लाइफ विद 31% एंड 28% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द कैटेगरी ऑफ अदर्स हैज द लोएस्ट परसेंटेज अमंग द फोर इज विद 6%। अब उसने ये नहीं, हाँ उसने बताया है कि ये हमारे पास कैटेगरी ऑफ अदर। अब देखें, यहाँ पे पीछे जो उसने लिखा है ना, आप नोट कीजिएगा कि उसने यहाँ पे कहीं पे ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, सिंगल कॉमास। ये जहाँ पे उसने ये ऑटो पॉलिसी लिखा है ये यहाँ पे लिखा है, फिर उसने यहाँ पे लिखा है हेल्थ एंड इंश्योरेंस। क्योंकि ये ऐसा वर्ड है कि ये हमें लगेगा शायद ये उसने किसी का नाम, मुझे भी लगा है उसने शायद नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ 6% लिख दिया, इसलिए उसने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया है सिंगल में। अच्छा, ये हमारे पास पाई चार्ट हो गया। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले उसने बताया कि हमारे पास हाईएस्ट ये है, फिर उसने बताया कि देन कम्स द मेजर टू, उसके बाद जो है वो देन इज हेल्थ एंड देन लाइफ विद 31% एंड 28% रिस्पेक्टिवली परसेंटेज, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हमारे पास होता है कि जो पहले आ रहा है हेल्थ उसकी पहले वाली परसेंटेज आएगी 31, और जो लाइफ आ रहा है उसकी बाद वाली परसेंटेज 28 आएगी। अब उसके बाद हम आते हैं, अभी हमारे पास हो गया बॉडी पैराग्राफ 1। अच्छा, इसमें तो बहुत आसान है कि उसने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, डबल चार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास टेबल है और एक पाई चार्ट है, तो आप पहले में एक को डिस्क्राइब कर दें, दूसरे में दूसरे को कर दें। अगर ऐसा ना हो तो आप यूं कर सकते हैं कि इसको जो है वो आप अपनी तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, कि आप ट्रेंड्स को देखें। ट्रेंड से मुराद ये है कि हमारे पास ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। इसको आप एक में बताना चाहिए, एक में बता सकते हैं, ये थोड़े से एक दूसरे के करीब हैं, मिलते जुलते, इनको एक दूसरे के साथ बताना चाहिए, बता सकते हैं। या सबसे दो जो हाईएस्ट है उनको इकट्ठा बता दें, और इन दो को आप इकट्ठा बता दें, ठीक है। अभी उसका क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर बता दूंगा आपको।
फिर उसके बाद आगे हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 2 है। फिर वो बताता है कि अब ये देखिए, उसने 25% को बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, क्वार्टर। क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। और 100% का जो 25% है वो 1/4 होता है हमारे पास। तो उसने कहा क्वार्टर ऑफ पीपल लिविंग इन इंग्लैंड हैव अ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दैट परसेंटेज इन ऑटो एंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आर द मच हायर देन द अदर टू कंट्रीज। अब उसने ये चीज़ यहाँ से देखी है कि सबसे ज़्यादा जी इंग्लैंड की 10%, ये देखें, और इसको ऐड करके ही हमारे पास नहीं, ऐड नहीं किया ये क्योंकि ज़्यादा बनेगा। फिर उसने यहाँ से भी परसेंटेज देखी है कि हमारी ऑटो हेल्थ और लाइफ में जो है ना सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी, उसने कहा हमारे पास इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो इंग्लैंड की परसेंटेज है। और वो कितनी है हमारे पास भी, 10%, 7.9% एंड 5.7% फॉर हेल्थ लाइफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब वही काम इसने ही किया, पहले इसने परसेंटेज लिख दी है। 10 हमारे पास आएगा हेल्थ ऑटो के लिए, 7.9 आएगा हेल्थ के लिए, और 5.7 आएगा लाइफ के लिए, क्योंकि उसके आगे आएगा रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले आएगा उसके लिए पहले वाला, बाद वाले के लिए बाद वाला। अब वो आ गए दूसरे हाईएस्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए अब उसने स्टार्ट कहाँ से किया, इंग्लैंड से किया है। अब आप कहेंगे सर वो तो सेकंड नंबर पे था, उसने फर्स्ट इंडिया से क्यों नहीं स्टार्ट किया? मैंने आपको बताया था आपने हाईएस्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, ओवरव्यू में भी, और आपने जब उस पर जाना है बॉडी पैराग्राफ में तब भी। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का उसने जिक्र किया है। और उसने क्या जिक्र किया है कि मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस ऑन ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, कि जो मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस है हमारे पास ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 1.9, मैं हैरान हो गया भी मोस्ट कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो पूरी उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो अगर देखा जाए इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो ऑटो इंश्योरेंस की जो है ना पॉलिसी वो बहुत कम है। तो कहता है ज्यादातर जो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ऑस्ट्रेलियंस के पास, वो 1.9 है, फॉलोड बाय हेल्थ। और फिर उसमें सबसे ज्यादा इसने यही चीज रखी है कि जो सबसे बड़ा था उसने उससे पहले लिखा, इसलिए नहीं कि ये पहले लिखा हुआ था। फिर उसके बाद वो कहता है फॉलोड बाय हेल्थ, कि ये हेल्थ से फॉलोड है, फॉलोड कहते हैं कि उसके बाद में आने वाला, एंड लाइफ। फिर उसके साथ उसने उसके परसेंटेज भी बता दिए। अब ये चीज़ नोट कीजिएगा कि इसमें उसने जो है ना कॉमास का बहुत अच्छे से पंचुएशन का इस्तेमाल किया, इसके बाद कॉमा लगाया है, इसके बाद कॉमा लगाया है, फिर इसके बाद कॉमा लगाया है। तो आपने राइटिंग करते हुए इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ठीक है। अब फिर वो लास्ट में आया है लोएस्ट के ऊपर, जो कि इंडिया है, जबकि हमारे पास वो सबसे पहले था। अब इसके अंदर भी वो सबसे पहले 3.5 हेल्थ का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, वो कहता है मोर इंडियंस हैव हेल्थ इंश्योरेंसेज देन ऑटो एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, कि जो इंडियंस हैं उनके पास ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस है। अब ये देखिए, यहाँ पहले उसने इस्तेमाल किया था मोस्ट का वर्ड, यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया मोर का वर्ड। ठीक है। और यहाँ पे इसने जो है ना वो क्वार्टर का वर्ड यूज किया था, उसे जरूरत नहीं पड़ी मोस्ट और मोर कहने की, क्योंकि क्वार्टर एक बड़ा नंबर है हमारे पास, 25%। मोर इंडियन पीपल हैव हेल्थ इंश्योरेंस विद 3.5% देन ऑटो एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद 0.4% ऑफ ऑटो एंड 1.7% ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है। ये हमारे पास आज का जो राइटिंग टास्क 1 है वो इंक्लूड हुआ। इसके अंदर हमारे पास ये पाई चार्ट मौजूद था, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक टेबल मौजूद था। अब इसके बाद इसी का ना मैं आपको हायर बैंड वर्जन दिखाता हूँ। आई होप कि मैंने जो है ना इजीएस्ट आपके लिए सिलेक्ट किया था, या उसको आप मिड टीयर कह सकते हैं। यहाँ पे अब वो चला गया, बाकी सारे आ रहे हैं, वही नहीं आ रहा सर। बहुत मुश्किल से मिला, मिल गया। अच्छा जी, अब ये देखें, हम इसको देखते हैं इसने किस तरह किया हुआ है। अब वो कहता था चार्ट डिपिक्ट्स, जो बात मैंने की थी कि आप इसमें डिपिक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन हाउ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया वर्ड, लेकिन उसको उसने ईडी लगा दी क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है हमारे पास। ठीक है।
आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली एंड द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट। आई गेस इसने ये गलत इस्तेमाल किया डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इनाम अगर हमारे साथ मौजूद है सर हमें गाइड कीजिएगा कि ये जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड ठीक इस्तेमाल हुआ है या गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास पास्ट का जिक्र नहीं आया और यहाँ पे कोई हमारे पास पास्ट ईयर का भी जिक्र नहीं है, जैसे 2001 2005। लेकिन देखिए यहाँ पे जो नोमेटिकल वैल्यूज हैं, आ, उसमें तो एक तरह से अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन हो रहा है, और डिफरेंट कंट्रीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। उसमें फिर डिफरेंट सेक्शन है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिसमें हमारे पास ऑटो, हेल्थ और लाइफ आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड वैलिड है इसमें। आई एम आस्किंग कि उसकी सेकंड फॉर्म उन्होंने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटेड ईडी के साथ, ये जी यहाँ जी। आनी चाहिए नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड, द पास्ट टेंस। मैं ये कह रहा और हूँ कि कोई, ऊपर कहीं कहीं पे हमारे पास कोई पास्ट का जिक्र नहीं आया और ना हमारे पास कोई ईयर आया पास्ट का। हम्म, दैट मेक सेंस। हाँ, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग आप ही क्या है। ठीक है, आप इसको जरा ध्यान कीजिएगा जब अगर आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल करें तो। ये पहली गलती मैंने पकड़ी अभी तक इसकी। ठीक है, अच्छा। आर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसकी जगह बीइंग आ जाता ना, बीइंग, फिर शायद हम यूज कर सकते थे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या समझना सर, इनाम मुझे बताइएगा जरा। या आर भी यूज कर सकते हैं, हैव बीन यूज कर सकते हैं। आर के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, मुझे ये बताएं। नहीं, आर के साथ नहीं आएगा, हैव हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, हैव हाँ, बीन। बीइंग अकेला का इस्तेमाल करें, आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, या सॉरी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हम इस तरह करके इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड का ही यूज करना नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने ऊपर इस्तेमाल किया डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। ओके। तो नहीं तो हम इसे देख लेते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं एडवर्ब तो नहीं है। Yes. ओके, मुझे जिस चीज का शक था वही हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो सकता है आर के साथ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने भी एक नई बात सीखी, आपने भी, कि एडजेक्टिव ईडी के साथ भी होते हैं हमारे पास एल वाई के अलावा, और ये हमारे पास आर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, ये ठीक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंग्लैंड एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इसके बाद वो कहता है ओवरऑल ग्लोबली टू ऑटो हेल्थ अकाउंट्स फॉर मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड अमंग द थ्री लिस्टेड कंट्रीज इंग्लैंड हैज द हाईएस्ट फिगर फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, मुझे कोई ऐसा है उससे फर्क नहीं नजर आया इसमें। ऑटो एंड हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट फॉर 35 एंड 31% ऑफ वर्ल्ड वाइड प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब यहाँ पे उसने पर्सनल का वर्ड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी उसने पर्सनल का वर्ड इस्तेमाल किया था। आई गेस पहले वाला बेहतर था। मेकिंग them the most common type of insurance policies, next is the life insurance that represent। ठीक है। हमें इस पे ना एस एच को ज़्यादा ऐसे मिले नहीं है, अगर मिलते तो शायद। ठीक है, यहीं तक के नीचे कोई जनरल के दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आज एक पाई चार्ट देखा है और पाई के साथ ही हमने टेबल देख लिया है। इसके अलावा मैं आपको कोई आसान सा और करवा देता हूँ। हमारे पास ये है एक लाइन चार्ट। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है अगर आपने ट्रेंड को समझना हो, क्योंकि जो हमारे पास इस्तेमाल होता है ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हम थोड़ी देर कर लेते हैं, क्योंकि सेम तरीका है हमारे पास। पहले हमने जो है ना पैराफ्रेजिंग करनी है, ये हमारा जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, फिर हमने जो है ना ओवरव्यू पे आना है। इसके अंदर वो कहता है द लाइन ग्राफ बिलो शोज हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द कार्स इन 4 डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया। के एशिया के अंदर हमारे पास जो है ना वो कितना पैसा खर्च किया गया है कार्स के ऊपर डिफरेंट 4 कंट्रीज में।
सबसे आसान तरीका जो अभी तक मुझे नजर आया है ना, ये इन्होंने जो डिफरेंट कंट्रीज लिखा होता है ना, इससे जान छुड़वाने का कि आप उनके कंट्रीज का नाम लिख दें। इसकी जगह डिफरेंट कंपनीज जो भी लिखा हुआ है उसके आप यहाँ पर जो भी डिफरेंट नीचे दिए हुए हैं ना उनके नाम लिख दें। आपका एक तो ये जो है ना वो लेंथ बढ़ जाती है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। ठीक है। साथ आप टाइम बता दें, देखिए उसने ऊपर टाइम नहीं बताया हुआ। आप साथ नीचे टाइम बता देंगे 1995 से लेके 2005 तक है। ठीक है। द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ मनी या वेल्थ, ठीक है, स्पेंट ऑन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। वास्ट स्पेंट भी कर सकते हैं, स्पेंट भी ठीक है। ऑन ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल्स जो है हमारे पास, ये कार्स का हमारे पास जो है वो सिनोनिम है। ठीक है, जो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे हमारे पास जो शोज है ये, इसका सिनोनिम हमारे पास इलस्ट्रेट है। कंट्रीज का उसने नाम लिख दिया हमारे पास। ठीक है, तो ये अच्छी पैराफ्रेजिंग की हुई है हमारे पास। उसके बाद हम ओवरव्यू पे आते हैं, हमारे पास ये ओवरऑल आ जाएगा। अब ओवरव्यू को हमने ओवरऑल से स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने ना इसका बताना है एक किस्म का एक ट्रेंड। अब आप मुझे बताइएगा आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है। पहले कंट्री को देखते हैं, चाइना को। ये चाइना हमारे पास आई गेस इसमें से ये वाला चाइना है ऊपर वाला। ये यहाँ से 80 से स्टार्ट हुआ है, देन ये 90 पे कहता है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, देन अगेन जाके ये राउंड अबाउट 98 पे स्टॉप हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास कॉन्टिन्यूस और स्टेडीली जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर हम आते हैं वियतनाम पे, तो वियतनाम का जो है ना ये फिर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर आते हैं थाईलैंड पे, तो वो गिरा है, फिर दोबारा जो है ना ये बढ़ा है। लेकिन अब आपने ये कैसे देखना है कि ये गिरने के बाद बढ़ा है और ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, क्योंकि गिरा है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा। आपने ये देखना कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये हमारे पास 50 था, और जहां पे ये जाकर स्टॉप हुआ है ये हमारे पास अबव 60 है। इसका मतलब ये बढ़ा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारे पास ये इंडोनेशिया है, ये डेफिनेटली हमारे पास बड़ा है। तो ये हमारे पास ट्रेंड सबका सेम एक ही कैटेगरी में जाता है, और ओवरऑल ट्रेंड में हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल देंगे। इस इट इज क्लियर दैट द फोर एशियन कंट्रीज saw their expenditure rise। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन चारों कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर है वो राइज हुआ है। अगर आप बताना चाहते हैं स्पेसिफिकली बता सकते हैं, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है। वाइल चाइना हैड द हाईएस्ट स्पेंडिंग थ्रू आउट द गिवन पीरियड। जो बात मैंने आपको दूसरे पहले वाले पैरा उसमें बताई थी पाई चार्ट में, आपने हमेशा हाईएस्ट को जरूर मेंशन करना है। ठीक है, ट्रेंड सेम होने के बावजूद भी आपने बताना है कि हाईएस्ट है। अच्छा, बिल फर्ज अगर ट्रेंड इस तरह का ना होता, हमारे पास ये चाइना यहाँ से स्टार्ट हुआ होता, यहाँ पे था और यहाँ पे आके गिर जाता, जबकि जो इंडोनेशिया यहाँ पे था, चाइना इधर था, लेकिन यहाँ से आके गिर गया यहाँ पे। ठीक है, 80 पे था और 80 से आके हमारे पास 20 पे गिर गया। जबकि इंडोनेशिया 30 पे था, ये जाके इधर हमारे पास ये 90 पे पहुंच गया। तो हम एंड पे लिखते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास चाइना था लेकिन वो फिर गिर गया, लेकिन जो हमारे पास इंडोनेशिया था वो स्टार्ट में कम था लेकिन इट वाज द हाईएस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमने स्टार्ट में और एंड में जो हाईएस्ट है वो लाजमी बताना होता है। अगर सेम है तो फिर आप एक ही बता दें कि ये एक ही मुल्क जो है वो थ्रू आउट हमारे पास हाईएस्ट रहा है। फिर हम बॉडी पैराग्राफ 1 पे आते हैं। अब इसको आपने किस तरह बताना है। ये हमारे पास 3 कंट्रीज हैं, इसने किस तरह किया है, इसने जो है ना इंडोनेशिया और चाइना को मिलाया आपस में। हमारे पास 4 हैं, इट्स ओके। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप दो दो को डिवाइड कर लें। ठीक है। इसने मिलाया है इंडोनेशिया को और चाइना को। अब क्यों मिलाया है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं, तो इनका तो कंफर्म हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब बाकी जो बचते हैं वो ये दो हैं। ठीक है, ये दो को हम आपस में मिला लेंगे, तो क्योंकि चाइना पहले नंबर पे है इधर भी और उधर से भी, हमारे इसके पास जो है ये हाईएस्ट है, तो उसको हम पहले यूज करेंगे। इन 1995 द चाइनीज एक्सपेंडेड जस्ट अंडर 80 मिलियन। ठीक है, वो कहता है कि जस्ट अंडर 80 मिलियन के उन्होंने एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडिचर से निकला है। ये भी हमारे पास जो है ना बच्चों एक एडजेक्टिव है। मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि आपको मैं टेक्स्ट के दौरान बताऊंगा टेस्ट के कि आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है और भरपूर करना है। हमारे पास वैसे जो एडजेक्टिव आते हैं वो एलवाई वाले आते हैं, लेकिन आज की क्लास में हमने जो है वो ईडी वाले भी देखे हैं। तो आप इस तरह के भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब देख लेते हैं, आप एक्सपेंडिचर ही होगा इसका मतलब। ठीक है, टू यूज आप कंज्यूम और टू पे आउट रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सपेंडिचर आया। अब मैं यहाँ लिखूंगा इज एडजेक्टिव, तो ये हमें बताएगा यस इट्स एन एडजेक्टिव। ये देखें वो कह रहा है यस एक्सपेंडेड फीचर एज बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो वो कहता है कि इन्होंने एक्सपेंडेड जस्ट अंडर 80 मिलियन, 80 मिलियन के नीचे यूएस डॉलर के किया है। एंड दिस फिगर स्टेडीली रोज, जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, ये स्टेडीली
बढ़ रहा है हमारे पास। इंक्रीज की जगह पे उसने बहुत अच्छा सिनोनिम इस्तेमाल किया रोज का, इंक्रीज की जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है। ये शुरू वाले जो हमारे पास ईयर होते हैं सारे पास में जाएंगे, ये भी पास में जाएगा 2005, क्योंकि अभी हमारे पास 2026 चल रहा है। तो 90 मिलियन आफ्टर 4 इयर्स। फिर उसके बाद वो कहता है कि 4 more years लेटर, अब उसने बताया कि ये यहाँ से उठ के ये इधर चला गया। आपने ये जो पूरी पीक है इसकी, ये स्टीप जो है ये जा रही है स्लोप, इसको बताना है। फिर आपने यहाँ तक बताना है, फिर आपने यहाँ तक बताना है। 3 हिस्से इसके बन जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि आफ्टर 4 इयर्स चाइना स्पेंडिंग, फिर यहाँ पे इसने स्पेंडिंग इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया था एक्सपेंडेड। तो इसकी बहुत अच्छी वोकेबलरी की रेंज है। स्लाइटली फेल बाय अराउंड 5 मिलियन, तो ये जो है ना 5 मिलियन के अराउंड जाके 5 मिलियन उससे नीचे गिर गया। ये पहले 90 था, तो ये 85 के ऊपर आ गया अराउंड अबाउट। यस, आप कह रहे हैं कि एक्सपेंडेड यहाँ पे वर्ब है। ओके, यू कैन बी राइट, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हम इसको वर्ब मान लेते हैं, नो इशू, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये पास के कंट्रीज हैं, तो ये लाइकली वर्ब हो सकता है हमारे पास। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक करें, हमारे पास ये स्पेंडिंग का उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, चाइना स्पेंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब ये देख लेते हैं स्पेंडिंग हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब ही है, स्पेंडिंग। चाइना स्पेंडिंग फॉर स्लाइटली फेल बाय, ठीक है, यहाँ पे उसने पास्ट टेंस का यूज कर लिया आगे। स्लाइटली फेल बाय अराउंड $5 million बिफोर इंक्रीजिंग अगेन टू 100 मिलियन। मैंने आपको बताया था, आपने ये यहाँ तक आना है, ये यहाँ तक 85 तक आएगा, फिर आपने इसको बताना है यहाँ तक। 3 हिस्से बन जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अब हमारा चाइना कंप्लीट हो गया। मीन वाइल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपने इस तरह के लफ्ज का लाजमी इस्तेमाल करना है। मीन वाइल, वेयर अपॉन, वाइल, हाउ एवर, मोर ओवर, ठीक है। ये आपके वर्ड जो है ना, जब एक कंपैरिजन आप कर लें, एक कंट्री का बता दें, एक वेरिएबल बता दें आप, तो आपने फिर जो है ना दूसरे का स्टार्ट करने से पहले आपने ये लाजमी यूज करना है मीन वाइल का, ठीक है। आज हम इसी पैराग्राफ तक करेंगे, फिर उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें वो स्लाइड पे बता सकता है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। मीनवाइल इंडोनेशिया जनरली हैड लोएस्ट एक्सपेंडिचर विद ओनली 30 मिलियन इनिशियली, द फिगर ग्रेजुअली इंक्रीज टू 40 मिलियन इन 1990 until 2001 बिफोर राइजिंग ड्रामेटिकली। अगर अचानक कोई चीज़ बढ़ती है तो आप उसको कह सकते हैं राइजिंग ड्रामेटिकली। ये देखें, इंडोनेशिया का ये अचानक यहाँ से यहाँ बूम हुआ है, ये यहाँ तक एक स्लोप आ रही है, फिर यहाँ पे ये मेंटेन रहा है, यहाँ पे फिर बढ़ रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा है, इसके भी हमारे पास 3 हिस्से बने जैसे उसने इस्तेमाल किए 3 हिस्से। सब पासिंग थाईलैंड फिगर, फिर उसने बताया है कि ये थाईलैंड के फिगर को सब पास कर गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वियतनाम का है और थाईलैंड का है, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, वो हम कल देख लेंगे। आप इसको कोशिश कीजिएगा खुद करने की। ये पीडीएफ जो है वो आपको अटैच कर दी जाएगी उसके अंदर, शीट के अंदर, और आप वहां से इसको कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम मीटिंग ऐड करते हैं। सर ये रिवाइज होते हैं इसी तरह के आते हैं एसेस जो होते हैं, या ये है कि ये पास्ट एसेस हैं? थोड़ा सा इसके अबाउट बताइएगा। मैम, हम राइटिंग टास्क 1 कर रहे हैं, और राइटिंग टास्क 1 पे हमारे पास ऐसे नहीं होते, हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होती है। हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट में हमारे पास जो है ना उसकी मर्जी होती है, वो हमें जोन सा भी टेंस दे। अब ये पता कैसे चलता है हमें, ये देखिए ये ईयर्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे एक और है मैप की टाइप, मैंने पूछा था आप लोगों से वो करें, तो आपने कहा हमें इजी क्वेश्चन करना है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। आई गेस स्टार्ट में है ये आ गए। अब यहाँ पे देखें कि ये उसने ना एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 टेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने लिखा 2000 से मुराद है कि ये पास्ट ईयर गुजरा हुआ ईयर है। अब यहाँ उसने लिख दिया प्रेजेंट। तो आपने जब इसको एक्सप्लेन कर बताना है कि हमारे पास मैप के अंदर पहले ये चीजें थी, फिर जब बाद में जो है ना आजकल वहां पे ये चीज आ गई, ये देखें पहले फार्म लैंड थी, अब वहां पे पार्क बना दिया गया है। तो जो चेंजेस हुई हैं वो आपने चेंजेस मेंशन करनी है, तो आपने हाफ जो है उसको पास्ट में रखना है, हाफ को आपने प्रेजेंट में रखना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन दिया गया है टास्क 1 के अंदर, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा।
यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमें स्लैक पे पूछ सकता है। आप मुझे वहाँ टैग कर दीजिएगा, मैं उसका आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं।